सभी भावी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। एक निश्चित दृढ़ संकल्प के साथ हम सभी अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की ओर अग्रसर हैं। उसी दिशा में हम सभी ने जो पहली यूनिट पढ़ना प्रारंभ की है, शिक्षा के दार्शनिक आधार, उन दार्शनिक आधारों पर जब हम सब ने सिलेबस को एनालाइज किया था तो देखा था वहाँ पर सांख्य, योग, वेदांत, बौद्ध, जैन जैसे भारतीय दर्शनों को हमारे सिलेबस में सम्मिलित किया गया था। परंतु सिर्फ सांख्य, योग, बौद्ध और जैन और वेदांत, इन 5 दर्शन को पढ़ लेने भर से ही आपका जो टारगेट जीआरएफ है वो थोड़ा सा, क्योंकि प्रश्नों की जब विशेषता को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो वहाँ पर सुमेलित करने में या अन्य किसी रूप से या समानता के आधार पर आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो न्याय, वैशेषिक और मीमांसा से भी संबंध रखते हैं। तो जब हम पढ़ने के लिए बढ़े ही हैं, पढ़ने का हमने जब एक अपना माइंडसेट बना ही लिया है, तो हम क्यों सतही ज्ञान प्राप्त करें। हम पूरी तरीके से जिस भी तथ्य को पढ़ेंगे उस तथ्य को पूर्ण रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे हम एक कॉन्फिडेंट होकर के अपने एग्ज़ाम में अपीयर हों और एक अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए, उसी नीति रीति के साथ हम सभी आज पढ़ेंगे न्याय दर्शन के बारे में। सांख्य योग दर्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। न्याय दर्शन क्या है इसके बारे में हम आज जानेंगे। अभी तक आपने जो ज्ञान के प्रमाणों की विशेषता सांख्य और योग में देखी है, उसकी न्याय दर्शन बहुत अच्छी तरीके से चिंतन करता है और इसका मूल विषय उसकी प्रमाण मीमांसा ही हो जाती है। यहाँ पर इन्होंने प्रमाणों के विषय में इतना ज़्यादा अध्ययन किया है कि इनकी तत्व मीमांसा गौड़ हो जाती है और प्रमाण जिनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है उनको इन्होंने अधिक विवेचित करने का प्रयास किया है। हम देखेंगे इस अपने न्याय दर्शन में कि किस प्रकार से अभी तक हमने जो सांख्य योग में जो हमने कार्य कारण सिद्धांत सत्कार्यवाद पढ़ा था, उस सत्कार्यवाद के स्थान पर न्याय दर्शन एक नया नाम देता है और एक नई एक्सप्लेनेशन अपने इस फिलॉसफी में प्रोवाइड कराता है। इसी न्याय दर्शन को पढ़ते हुए हम बढ़ेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो सिंटैक्स पढ़ते हैं, वाक्य विन्यास पढ़ते हैं, शब्दों का जो क्रम व्यवस्थित कर वाक्य का निर्माण कर पाते हैं, उस शब्दों के क्रम को निर्मित करने के पीछे और शब्दों के अर्थ के पीछे की धारणा क्या है, उनके विषय में भी न्याय दर्शन बहुत अच्छी तरीके से अपना एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता है। और वेदों को अभी तक आपने अपौरुषेय माना, परंतु न्याय दर्शन वेदों को पौरुषेय मानता है, पुरुषीय मानता है। चाहे वो कहता है कि ये किसी व्यक्ति द्वारा ही लिखे गए हैं, चाहे वो ईश्वर हो या पुरुष। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो एक ये विशेषता इसकी बढ़ जाती है। और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि ईश्वर में कौन कौन से गुण होते हैं जिनके आधार पर कोई व्यक्ति या किसी को हम ईश्वर की संज्ञा देते हैं। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमारा जो पूरा लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा। यदि आपके लिए उपयोगी है तो अंत तक देखिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, आपके लिए उपयोगी साबित होगा। चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि न्याय दर्शन, महर्षि गौतम को न्याय दर्शन की परंपरा का प्रवर्तक स्वीकार किया गया है। इनका एक अन्य नाम अक्षपाद भी था। तो महर्षि गौतम इस न्याय दर्शन की परंपरा के कौन है? प्रवर्तक हैं। क्या बात करता है ये कि न्याय दर्शन मोक्ष की प्राप्ति तथा दुखों के विनाश के लिए तत्व ज्ञान को साधन मानता है। अभी तक क्या था? ज्ञान मार्ग था, यहाँ पर भी ज्ञान मार्ग है, लेकिन कौन सा है? तत्व ज्ञान को साधन मान रहा है। तत्व ज्ञान कुछ और नहीं है, चिंतन ही है कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं, इसको अगर आप इंग्लिश मीनिंग करेंगे, तत्व ज्ञान का अगर वर्ड मीनिंग करेंगे तो आपको इसका मीनिंग आएगा फिलॉसफी। तो तत्व ज्ञान किसी भी विषय या जो हमारे आसपास की जितने भी
बातें हैं उन सब पर आप चिंतन करिए और चिंतन के द्वारा ही आप मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं और अपने दुखों का विनाश कर सकते हैं। इसी संदर्भ में प्रमाणों का सूक्ष्म विवेचन प्राप्त होता है तथा प्रमाण और प्रमेय कैसे प्राप्त होगा आपको मोक्ष। न्याय दर्शन क्या कहता है कि प्रमाणों के सूक्ष्मतम विवेचन से ही तथा प्रमाण और प्रमेय आदि 16 पदार्थों का ज्ञान होने पर दुख और उसके कारणों का समूल नाश हो जाता है। तो प्रमाण तो हम जानते हैं कि वह माध्यम जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है उन्हें हम प्रमाण कहते हैं। प्रमेय क्या है, हम सभी ने गणित में प्रमेय पढ़ी है। प्रमेय अक्सर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसको अगर हम डेरिवेट करें, उसको अगर हम सॉल्व करें, तो हम सॉल्व करने के बाद हमारा जो लास्ट आंसर आएगा वो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इति सिद्धम कर सकते हैं, है कि नहीं है। ऐसा ही तो हमने प्रमेय के बारे में पढ़ा है अभी तक गणित में। अच्छा, तो प्रमेय का अर्थ भी यही होता है कि वो तथ्य जिसे हम सिद्ध कर सकें, वो तथ्य जिसे हम सिद्ध कर सकें वो प्रमेय होती हैं। ठीक है, ये इन्हें आपने गणित में ज़रूर पढ़ा होगा और अब हम यहाँ फिलॉसफी में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो बातें हैं वो किसी एक परिप्रेक्ष्य तक सीमित नहीं रहती हैं। इसीलिए इनको एजुकेशनल व्यू, इन्हें रिसर्च व्यू, इन्हें हम मैकेनिकल व्यू सभी अर्थों में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि प्रमाण क्या है, यानी किन से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, कौन सर्वसिद्ध समितियाँ हैं जिनको हम सिद्ध कर सकते हैं। इन सब जैसी 16 पदार्थों का यदि हमें ज्ञान हो जाता है तो हम दुख और उसका जो दुख का जो कारण है उसका हम समूल विनाश कर सकते हैं। ऐसे न्याय दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय रहा है, मेन फोकस पॉइंट जो रहा है वो इस पर रहा है। हम आगे बात भी यही हो रही है कि न्याय दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य यानी समझाने या निरूपण करने योग्य विषय जो रहा है वो प्रमाण मीमांसा रहा है। प्रमेय क्या है, ऐसा कथन जिसे प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया जा सके या स्वयं सिद्ध एवं सामान्य तर्कों से सिद्ध किया जा सके। आगे बात करते हैं ये न्याय दर्शन का जो मुख्य तथ्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, किस पुस्तक से हमें न्याय दर्शन के सिद्धांतों की जानकारी होती है। तो महर्षि गौतम द्वारा जो रचित न्याय सूत्र है वो न्याय दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है, जिसमें लगभग क्या कहें पूरी प्रमाणिक रूप से न्याय दर्शन में 5 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय के 2 परीक्षक हैं। इसमें तार्किक सिद्धांतों के आधार पर, लॉजिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर वैदिक विचारधारा के निष्कर्षों को उसके दार्शनिक एवं आध्यात्मिक मतों के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। मीन्स जो भी वैदिक विचारधारा की जो भी रिजल्टेंट हैं, जो भी बातें हैं, उनकी बातों को पूरे लॉजिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर उनका जो तथ्य है उसको फिलोसफिकल और रिलीजियस कॉन्सेप्ट के साथ अटैच करने का या सिद्ध करने का प्रयास न्याय दर्शन में किया गया है। आगे की अगर हम बात करें तो न्याय दर्शन या न्याय सूत्र पर जाहिर सी बात है कि जो मूल ग्रंथ है, मूल ग्रंथ पर कई प्रकार के भाष्य भी लिखे जाते हैं। तो न्याय सूत्र पर कई भाष्य लिखे गए, जिसमें से हम प्रामाणिक रूप से कहें तो वात्सायन का न्याय भाष्य और उद्योतकर का न्यायवार्तिक विशेष भाष्य है, जिनसे भी हमें न्याय दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त होता है। इतनी बात हो गई। मूल बात हमने अभी तक इस पहले पेज में पढ़ी कि महर्षि गौतम महर्षि गौतम जो हैं वो न्याय दर्शन के मुख्य प्रवर्तक हैं और न्याय दर्शन का जो मेन फोकस पॉइंट है वो प्रमाण मीमांसा है और कहता है कि प्रमाण, प्रमेय और 16 पदार्थों के ज्ञान से हम दुखों के कारण और उसका पूरी तरीके से विनाश कर सकते हैं। आगे जब बात आई तो न्याय दर्शन का जो ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट था, इन सिद्धांतों पर तमाम भाष्य लिखे गए, मैंने आपको जैसा बताया है कि और आगे बढ़ते हुए हमारी लगभग 12वीं शताब्दी में
गंगेश उपाध्याय जी को न्याय दर्शन की परवर्ती शाखा मानी अप्लाइड ब्रांच, जो वहाँ पर अप्लाइड क्या मतलब है कि एक उसका सैद्धांतिक पक्ष है और दूसरा उसका व्यावहारिक पक्ष है। तो सैद्धांतिक और तो इसे हम कह सकते हैं कि जो गंगेश उपाध्याय जी ने जो न्याय दर्शन के जो सिद्धांतों को बताया वो उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, जिससे इन्होंने नया न्याय यानी नव्य न्याय का प्रवर्तक माना जाता है। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो तत्व चिंतामणि। अब एक हो गया न्याय दर्शन आपका, न्याय महर्षि गौतम का, और एक हो गया नव्य न्याय, वो हो गया आपका गंगेश उपाध्याय का। उसका जो मूल ग्रंथ है वो न्याय सूत्र है और इनका जो मूल ग्रंथ है वो तत्व चिंतामणि है। कई बार आपके जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन में आया होगा कि तत्व चिंतामणि, और या आपके शिक्षा शास्त्र में भी पूछा जा चुका है स्नातक स्तर की परीक्षा में कि तत्व चिंतामणि किसने लिखी। ठीक है, किसका ग्रंथ है? तो गंगेश उपाध्याय जी का ग्रंथ है। ठीक, अच्छा, मतलब दो है। न्याय दर्शन में हम कह सकते हैं कि सैद्धांतिक तथ्य हैं और नव्य न्याय में हमारे व्यवहारिक पक्ष है, यानी अप्लाइड ब्रांच, इसीलिए इसको कहा गया। आगे की बात अगर हम और इसके जो जब मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि अपने तथ्यों की समानता और असमानता के आधार पर, सिद्धांतों की समानता और असमानता के आधार पर हमारे जो 60 दर्शन है, हमारे जो 6 दर्शन हैं, जो हमारे आस्तिक दर्शन हैं, उनका हमने एक समूह भी बनाया था। सिद्धांतों की समानता के आधार पर हमने सांख्य योग का एक समूह बनाया था। सिद्धांतों की लगभग समानता और के आधार पर हमने न्याय वैशेषिक का एक समूह बनाया था, और आगे इसी के आधार पर कुछ बातों के आधार पर हमने मीमांसा और वेदांत का एक समूह बना रखा था। अच्छा, तो इसी श्रृंखला में न्याय दर्शन का एक अन्य न्याय दार्शनिक परंपरा के साथ एकीकृत किया गया था, जिसे हमने न्याय वैशेषिक दर्शन कहा, जिसका आरंभ लगभग 2 शताब्दी के आसपास से शिवादित्य की सप्त पदार्थी से माना जाता है। शिवादित्य ने एक सप्त पदार्थी लिखी, उससे इनके दोनों के एक समूह के रूप में पढ़ा जाने लगा। अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह और विश्वनाथ का भाषा परिच्छेद भी इसके प्रमुख ग्रंथ हैं, जिससे हम न्याय दर्शन और न्याय और वैशेषिक दर्शन के जो समुच्चय की बात हम देखते हैं। चलिए, तो ये तो एक डॉक्यूमेंटल आपकी बातें हो गई। न्याय दर्शन, नव्य न्याय और नव्य न्याय के बाद न्याय वैशेषिक, 3 रूप में हमें न्याय दर्शन के बारे में बातें प्राप्त हो रही है। न्याय दर्शन महर्षि गौतम, और नव्य न्याय आपके गंगेश उपाध्याय हो गए, और आपका जो न्याय वैशेषिक की अगर हम बात करें तो वो शिवादित्य की लगभग 2 शताब्दी के बाद सप्त पदार्थी। ये 3 प्रकार से हमें न्याय दर्शन के रूप देखने को प्राप्त होते हैं। इसी श्रृंखला में हम अगर आगे बढ़ें तो हम सभी जानते हैं, अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के प्रयास करें कि जो हमारा ये प्रमाण मीमांसा है तो वो क्या है। तो इनका जो मूल विषय रहा वो पदार्थ निरूपण रहा, और आपने कहा कि भी 16 पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा भाई। तो कौन से 16 पदार्थ हैं? पहला है प्रमाण, दूसरा प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। ये कुछ 16 प्रकार के तत्व हैं, पदार्थ हैं, जिनके विवेचन से आपको ज्ञान प्राप्ति होती है और पूरी तरीके से सभी विषयों पर आपका पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अच्छा भाई, तो सबके बारे में जाने क्या? तो सबके बारे में जानने से हम कुछ आप थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए प्रमुख तथ्यों को जो हमारे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर हम इसको अपने लेक्चर को देते समय या हम अपना अध्ययन करते समय इन बातों को भी अपने अध्ययन पद्धति में सम्मिलित कर सकते हैं। क्या? प्रमाण पहला है, कहता है कि ये यथार्थ ज्ञान का साधन है। यथार्थ ज्ञान माने वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने का ये साधन है। न्याय दर्शन में 4 प्रकार के प्रमाण स्वीकृत किए गए हैं। अभी तक आपने सांख्य और योग में 3 प्रकार के प्रमाण देखे थे। कौन कौन से बताइए भाई, जरा याद करो, जरा फटाक से रिवीजन मारो। कौन सा? प्रत्यक्ष, हाँ, दूसरा अनुमान, और तीसरा शब्द। वेरी गुड, ठीक है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द 3 हमने शब्द प्रमाण माने थे, और यहाँ पर क्या बढ़ गया है? 4 बढ़ गए हैं, 4 प्रमाण हो गए हैं। ठीक है, ये एक असमानता है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस से हमें तथ्यों के बारे में उचित जानकारी प्राप्त होती रहेगी।
प्रमेय की बात करें तो हमने बताया कि प्रमा के विषय को प्रमेय कहते हैं, जिसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना है, जिसे हमें जो सर्वसिद्ध है और उस सर्वसिद्ध को कैसे सिद्ध करना है उसे हमें जानना, यानी प्रमा के विषय को जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होगा वो प्रमेय कहते हैं। न्याय दर्शन में लगभग 12 प्रकार के प्रमेय स्वीकार किए गए हैं। दृष्टांत, हम दृष्टांत बिल्कुल देते हैं अपने बातों को पढ़ाते समय, उनको प्रैक्टिकल जो भी हम ज्ञान जो भी तथ्य हम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते चलते हैं उनको दृष्टांत के माध्यम से व्यवहारिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो एक सर्वसम्मत उदाहरण, वेरी गुड, क्या नाम है? सर्वसम्मत उदाहरण। ऐसा नहीं है कि आप दूध का उदाहरण देने के लिए आप जल का प्रयोग करें या रक्त का प्रयोग करें, ठीक है। एक ऐसा उदाहरण जो उससे संबंधित हो, जिससे बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, दैट्स द दृष्टांत होगा, ठीक है। तो एक सर्वसम्मत उदाहरण जो अपने तर्क की पुष्टि के लिए दिया जाता है स्पष्ट रूप से। ये लिए मैंने जो महत्वपूर्ण उन्हीं को सम्मिलित किया, सारे की 16 नहीं बताया। अवयव कंपोनेंट की बात हुई है तो 5 प्रकार के अवयव स्वीकार किए गए हैं। जल्प की बात आती है, जल्प क्या है? तो कई बार आपने टीवी डिबेट में देखा होगा कि वादी और प्रतिवादी अपने तथ्य रखते हैं तमाम प्रकार से। तो जल्प क्या है? वाद। और इस जल्प शब्द का प्रयोग लॉ में भी किया गया है, ठीक है। इसीलिए आप ये बात समझिए कि फिलॉसफी का यूज़, भाई ये तो साइंस ऑफ साइंस है ही है, ठीक है। ज्ञान का, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ज्ञान का विज्ञान, फिर आगे चल के कहा गया कि विज्ञानों का विज्ञान, ठीक है। तो सभी बातों को प्रयोग किया जाता है। वादी प्रतिवादी द्वारा अपने विरोधी को पराजित करने के लिए जो वाद विवाद किया जाता है उसे जल्प कहते हैं, ठीक है। और उसी जल्प में छल भी आता है। छल में क्या मतलब है कि विरोधी के मान्य तथ्य को अनर्थ में बदल देना छल है। वो कुछ कह रहा है, सही बात कह रहा है, और आपका सिर्फ उद्देश्य उसको नीचा दिखाना है या उसको गलत सिद्ध करना है, तो आप उसके मान्य तथ्य को भी क्या करते हैं? अनर्थ में बदल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप उसे छल नाम दिया गया है। आगे निग्रह स्थान है, तमाम प्रकार के 16 है पूरे, तो जितना महत्वपूर्ण है उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो वाद विवाद का वह स्थान जहाँ विरोधी को हार स्वीकार करनी पड़ती है, मतलब यहाँ पर लेक्चर आपका एंड होगा। अभी फ़िलहाल तो हम जो देखते हैं वो वाद विवाद अंत ही नहीं होता है कहीं पर भी, और एंकर को यही कहना पड़ता है कि भाई साहब अब समय समाप्त हो गया, आप लोग अपने अपने घर जाइए। फिलहाल वो ज्ञान प्राप्ति वो, और ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण देने की बात कही है, यह एक अत्यंत उच्चतम विषय है और अत्यंत परिष्कृत विषय है जिनके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, तो ये हमारे कुछ 16 प्रकार के पदार्थ हो गए। आगे की बात करें, हम सभी जानते हैं कि प्रमाण मीमांसा इसका मुख्य प्रतिपाद विषय रहा है, और न्याय दर्शन का जो प्रमाण मीमांसा है वो वस्तुवादी है, और ज्ञान और उसके साधनों का गहन चिंतन इस किया गया है। इसीलिए यहाँ पर जो तत्व मीमांसा है, जो समानता अगर हम सांख्य योग से इसके करने का प्रयास करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तत्व मीमांसा इसकी गौड़ हो जाती है, और तत्व मीमांसा जब गौड़ हो जाती है तो तत्व मीमांसीय तथ्यों के आधार पर, इन सिद्धांतों के आधार पर यह थोड़ा सा सांख्य और योग से समानता रखता है, ठीक है। तत्व मीमांसीय तथ्यों पर या सिद्धांतों पर यह सांख्य और योग से थोड़ी बहुत समानता रखता है उसको, और उस पर बहुत ज़्यादा ये तत्व, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रमाणों पर बहुत ज़्यादा इनका जो कॉन्सेप्ट रहता है, जो मूल रिसर्च टॉपिक इनका जो रहता है वो यही रहता है, ठीक है। अच्छा, आगे कहा गया, इन्होंने आत्मा को ज्ञान का आश्रय माना जाता है तथा ज्ञान अपने विषय को प्रकाशित करता है। न्याय दर्शन ज्ञान को अनुभव कहता है। फिलहाल यहाँ पर ज्ञान के लिए एक बड़े अच्छे शब्द की प्रयोग की गई है, अनुभव। और ये अनुभव क्या है? अनुभव स्मृति भिन्न ज्ञान है। कैसा है? अनुभव स्मृति भिन्न ज्ञान है। जो याद करते हैं, याद करके जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो अनुभव नहीं है। अनुभव स्मृति भिन्न ज्ञान है, जिसके 2 भेद हैं, अप्रमा और प्रमा। प्रमा और अप्रमा। यथार्थ अनुभव को हम प्रमा कहते हैं, व किसी वस्तु के अन्यथा अनुभव को हम अप्रमा कहते हैं। यानी जो हमें यथार्थ अनुभव प्राप्त हो रहा है, यानी जहाँ से बात हो रही है ज्ञान की प्राप्त हो रही है, यहाँ पर ज्ञान को अनुभव कहा गया है। तो यह भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि किस दर्शन में ज्ञान को अनुभव कहा गया है। तो न्याय दर्शन में हमने ज्ञान को अनुभव कहा है और अन्यथा अनुभव को अप्रमा कहा। न्याय दर्शन में प्रमा के 4 भेद हैं।
जाहिर सी बात है, 4 भेद बताए गए थे, 4 प्रमाण बताए गए थे। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। तो अनुमिति तो अनुमान ही है, उपमित एक बढ़ गया है, और शब्द। और अप्रमा के 3 भेद बनाए गए, संशय, विपर्यय माने भ्रम, और तर्क। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमा का साधन प्रमाण है, और प्रमाता जिस साधन से प्रमेय का यथार्थ अनुभव प्राप्त करता है उसे प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमा का प्रमाण, यानी प्रत्यक्ष, अनुमिति का अनुमान, उपमित का उपमान कंपैरिजन, और शब्द का शब्द। इस प्रकार से न्याय दर्शन में 4 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। ठीक है, ठीक। अच्छा भाई, तो प्रत्यक्ष प्रमा का जो प्रमाण है वो यानी 4 अगर हम देखें कौन कौन से, तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ठीक, वहाँ पर 3 थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द था। यहाँ पर एक चौथा बढ़ा है जिसका नाम दिया गया है उपमान। ठीक, तो क्या अगर आपसे क्वेश्चन आ भी जाए कि न्याय दर्शन में ज्ञान के कितने प्रकार के सिद्धांत प्रमाण माने गए, तो 4 कौन कौन से, निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो शब्द, अनुमान, उपमान और कौन सा? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ठीक है भाई। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? ज्ञानेंद्रियों का विषय से संपर्क जब उत्पन्न होता है तो इससे त्रुटि रहित और अव्यपदेश और व्यवसायत्मक ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। गंगेश उपाध्याय कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इसकी अप्लाइड ब्रांच है तो बहुत सरलतम तरीके से बोला जाएगा यहाँ पर। यानी प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण है कि विषय को हम साक्षात देख रहे हैं, मीन्स दैट द डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो गंगेश उपाध्याय नवे न्याय का ही है, तो अब हम सब जानते हैं कि ये अप्लाइड ब्रांच है, तो इसलिए बहुत सरलतम शब्दों में कहेंगे, तो इन्होंने सरलतम शब्दों से बता दिया। ठीक है, अब न्याय दर्शन के आधार पर हम प्रत्यक्ष ज्ञान के 2 भेद बताते हैं, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक। यानी लौकिक को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। लौकिक माने जो हमारा इस देश में हम मतलब इस विश्व जगत में देख पाते हैं, और अलौकिक माने जिसको हम नहीं देख, मतलब हमारे लोक से संबंधित नहीं है, या नहीं का मतलब जो हम सामान्यतः हमें दिखता नहीं, उस तरीके से हम बात करें। वो हमारे अनुमान पर आधारित होता है, वो हमारे समझ पर आधारित होता है। ठीक है, तो लौकिक में हम बाह्य प्रत्यक्ष और मनसा प्रत्यक्ष पर बात करते हैं, जो हमारे आँखें, चक्षु, श्रवण, घ्राण, रसन और त्वक यानी स्पर्श है, ये हमारे बाह्य प्रत्यक्ष हैं। यानी जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं 5, ठीक है, उनके माध्यम से जो हमें वो बाह्य प्रत्यक्ष होता है, और इसके आधार पर निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष भी नाम दिए गए हैं। अलौकिक प्रत्यक्ष की बात करें, बड़ी ज़बरदस्त है। अलौकिक प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण और योगत प्रत्यक्ष बहुत बेहतरीन है, जरा समझ लीजिए। सामान्य लक्षण क्या है कि सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष हमारा क्या, ज्ञान लक्षण क्या है? सामान्य लक्षण जो हम इंद्रियों से देख पा रहे हैं, ठीक है, और समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि फला वस्तु धागा है, बिल्कुल। ज्ञान लक्षण क्या है? ज्ञान लक्षण, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जो हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा करेक्ट करूँगा, अब मैं कारण के कॉन्सेप्ट में चला गया था। हाँ, सामान्य प्रत्यक्ष लक्षण क्या है कि हम सभी जानते हैं कि हमारी प्रत्येक ज्ञानेंद्रियों का एक प्रत्येक विषय है। हम आँखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, जिह्वा से हम उसका स्वाद लेते हैं, हाथों त्वचा से हम स्पर्श करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय से प्रत्येक अपने विषय का ज्ञान प्राप्त होता है, ये इसका सामान्य लक्षण है। ज्ञान लक्षण क्या होता है कि कभी कभी हमें अपने ज्ञानेंद्रियों से इतर ज्ञान प्राप्त होना ज्ञान लक्षण है। कैसे होगा हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों से इतर? अगर हम देखें गुलाब का फूल, तो कभी सबसे पहले जब हमने देखा था, तो जब हमने देखा था और उसको हाथ में लिया था और सूंघा था, तो उसकी बड़ी अच्छी सुगंध प्राप्त हुई थी। अब हम क्या करेंगे, ज्ञान लक्षण यानी हम जानते हैं उसके बारे में, तो हम दूर से ही गुलाब का अगर फूल देखेंगे तो हम जान जाएंगे अरे यार गुलाब का फूल बहुत महक रहा होगा ये तो, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने सिर्फ अभी देखा है, उसको सूंघा तो है नहीं, फिर भी हम जान गए हैं कि ये अगर गुलाब का फूल है तो वो महकेगा ही। चंदन का अगर टुकड़ा है तो चंदन के टुकड़ों में महक तो होगी ही। यानी अपने ज्ञानेंद्रियों के विषय से इतर ज्ञान प्राप्त होना ज्ञान लक्षण है, ठीक है। यहाँ भी हम जानते हैं ये हमारे एक कह सकते हैं अमूर्त चिंतन की ओर ले जाते हैं जब हम बालक को, तो इसी प्रकार से हम ज्ञान देने की बात करते हैं। आगे है योगज प्रत्यक्ष। योगज प्रत्यक्ष क्या है, इन्होंने कहा है कि जो ज्ञान योगियों को समाधि की अवस्था में प्राप्त होता है, और योगज प्रत्यक्ष को लगभग सभी दर्शन मानते हैं, ठीक है। वेदांत दर्शन भी स्वीकार करता है। योगज प्रत्यक्ष है क्या आखिर, यानी अब इन्होंने कहा कि समाधि की अवस्था में प्राप्त होता है,
तो अभी इससे पहले आपने योग दर्शन पढ़ा था, आपने देखा था कि जब ध्यान लगाते हो और समाधि की अवस्था में पहुंचते हो तो आपको विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अष्ट सिद्धियों की बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो यहाँ भी योगज प्रत्यक्ष ये है कि एक ऐसा साधक जो भूत भविष्य को आपको आपके अपने तत्काल सिग्नेचरी अथॉरिटी हो जाए कि मैं बोल दूं कि आपके साथ फला काम होगा, आप भविष्य में फला बनेंगे और वही बनेंगे। इस प्रकार यानी उस यानी पूर्व भूत और भविष्य दोनों प्रकार की स्थितियों के बारे में जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे हम योगज प्रत्यक्ष कहते हैं। चलो मान लो इसको हमने समाधि कहा है। अभी एक सामान्य से उदाहरण से अगर इसको हम समझें तो हम कह सकते हैं कि अगर एक अनुभवी अध्यापक है और अनुभवी अध्यापक अपने छात्र को देखता है तो उसके कार्य व्यवहार को देखता है, चूँकि मनोविज्ञान में थोड़ा बहुत उसने पढ़ रखा है तो उसको जानता था कि ये किस बैकग्राउंड से आया है और इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। यानी भूत और भविष्य दोनों जान जाता है शिक्षक अपने बालक के कार्य व्यवहार को देख करके, ठीक है। तो ये योगज प्रत्यक्ष होगा, ठीक है। इस तरीके से सामान्य बात के आधार पर इसको हम समझ सकते हैं। फिलहाल फिलोसॉफिकल या न्याय दर्शन के सिद्धांत पर इसको कहा गया है कि वह ज्ञान यानी जो भूत और भविष्य दोनों प्रकार का जो एक सिग्नेचरी ज्ञान हो जाता है, ठीक है, हस्तमूलक ज्ञान हो जाता है, वो योगज प्रत्यक्ष होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। न्याय दर्शन में भ्रम की भी समस्या पर चर्चा की गई है और इसे क्या नाम दिया गया है, वहाँ पर सांख्य दर्शन में इसे असत नाम दिया गया, असत ख्यातिवाद, और यहाँ पर इसको अन्यथा ख्यातिवाद नाम दिया गया, ठीक है। अगर सुमेलित में आए तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर भी प्रयास मैं करूँगा कि आपके लिए मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनाऊँ, परंतु मैं व्यक्ति हूँ, संस्था नहीं हूँ, तो मेरी कुछ सीमाएँ हैं और आप सभी का यदि सहयोग प्राप्त होता रहा तो आपके लिए और अच्छी तरीके से, अभी तो मैंने आपको सैद्धांतिक पढ़ाया है, फिर सैद्धांतिक पढ़ाने के साथ साथ सिर्फ दर्शन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी 10-12 साल के जितने भी प्रश्न हैं दर्शन से संबंधित, उन सबको एक जगह कंपाइल करके आपको देने का प्रयास करूँगा। बस आपका सहयोग अपेक्षित है कि मैं थोड़ा सा पूरी तरीके से ऊर्जा से परिपूर्ण रहूं आप सभी के माध्यम से, तो उस तरीके से मैं वो भी कार्य करने का प्रयास करूंगा। आगे बात करते हैं। जब हमने प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर ली और अनुमान प्रमाण की बात हुई, तो अनुमान प्रमाण को उन्होंने दो भागों में बांटा है, स्वार्थानुसार और परार्थानुसार, ठीक है। तो परार्थ हम सभी अनुमान जानते हैं। अनुमान क्या है कि ज्ञात तथ्य के आधार पर हम अज्ञात तथ्य के विषय में कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे अनुमान लगाते हैं। यानी धुआं उठ रहा है तो हम अंदाजा लगाते हैं कि आग होगी वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से स्वार्था और परार्था। स्वार्था क्या होता है कि वह अनुमान जो अपनी संशय निवृत्ति के लिए हम लगाते हैं उसे स्वार्था कहते हैं, और दूसरों की संशय निवृत्ति के लिए जो हम उसको बातें बताते हैं कि मानो अगर ऐसा हो जाता तो, ठीक है, तो उसे हम परार्था अनुमान कहते हैं, और जिसमें 5 प्रकार के अवयव कहे गए हैं, इसलिए परार्था में पंचावय अनुमान भी कहते हैं। परार्था जो अनुमान है उसे हम पंचावय अनुमान भी कहते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन, इस प्रकार से यह है। और महर्षि गौतम ने भी अनुमान के 3 भेद बताए थे, पूर्वत, शेषवत, सामान्यतष्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं चलते। नबीन्याय में 3 भेद बताए गए, केवलान्वी और केवल व्याति, रे की व अन्वय व्यतिक्रियति, ठीक है, कुछ ऐसे हैं। हेत्वाभ्यास क्या था, अनुमान के दोष को, अनुमान का जो गड़बड़ी हो गई उसको हेत्वाभ्यास कहते हैं, जिसके 5 भेद होते हैं, सविचार, विरुद्ध, सप्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा 4 प्रमाण है, उनको हमें जानना ज़्यादा जरूरी है। तो पहले हम प्रत्यक्ष जान चुके हैं, अनुमान जान चुके हैं। अनुमान के 2 भाग हैं और प्रत्यक्ष के 4। शब्द प्रमाण क्या है, बिल्कुल बात समझ में आ रही ना। प्रत्यक्ष के कितने, 4 हैं, अनुमान के 2 भाग हैं, ठीक। शब्द के कितने हैं ये देखते हैं। तो शब्दों और वाक्यों को सुनने से वस्तुओं का जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु वो क्या होना चाहिए, वो यथार्थ के विपरीत नहीं होना चाहिए। शब्द ज्ञान जरूरी है, परंतु वो जो सामने दिख रहा है, कह दे कि सूर्य पूर्व से निकलता है और आपको कहीं पर लिखा मिल जाए, कोई आपसे बताए कि सूर्य पश्चिम से निकलता है, तो वो शब्द ज्ञान नहीं है। शब्द ज्ञान यथार्थ के विपरीत नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी वो शब्द प्रमाण कहलाएगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा और इस बात की गंभीरता को समझिएगा। शब्दों एवं वाक्यों को सुनने से वस्तुओं का जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है वह शब्द ज्ञान है। शब्द प्रमाण तभी होगा जब इससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता हो। बात समझ में आ गई ना। केवल आप्त पुरुषों के वाक्य ही प्रमाण होते हैं। आप्त पुरुष माने
विशेषज्ञ आप्त पुरुषों से तात्पर्य उस पुरुष से भी है जो किसी विशेष क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ हो। शब्द एक स्वतंत्र प्रमाण है जिसके दो भेद। तो शिक्षक सांख्य दर्शन भी कहता है कि आप्त पुरुष मानता है, ठीक है। तो जिसको क्या है, वो अगर जीवन मुक्त हो तब तो मज़ा आ जाए। तो वेदांत दर्शन कहता है, सॉरी, वेदांत दर्शन कहता शिक्षकों को आप्त मानता है, और आप्त मानने के साथ साथ कहा कि अगर कहीं जीवन मुक्त हो, जीवन मुक्त माने कि वो सभी तथ्यों से और आत्मा परमात्मा के ज्ञान से भी पूर्ण है, तब तो क्या कहना, ठीक है। इस तरीके से शब्द प्रमाण के दो भाग बताए गए, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। ऐसी वस्तुओं का ज्ञान जिनका प्रत्यक्ष संभव है वो, और जिन शब्दों से अदृष्ट वस्तुओं या पदार्थों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है वो अदृष्टार्थ। शब्द ज्ञान के दो भेद और बताए गए हैं, वैदिक और लौकिक। वैदिक वाक्य ईश्वर प्रणीत होने के कारण निर्दोष अभ्रांत हैं। मीमांसा, देखो जो मैंने आपको वहाँ शुरू में बताई थी, मीमांसा वेदों को अपौरुषेय मानता है, परंतु न्याय दर्शन वेद को पौरुषेय मानता है या ईश्वर सृष्ट मानता है। लौकिक वाक्य क्या हैं? सामान्य व्यक्तियों के जो वाक्य हैं, अतः ये सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी हो सकते हैं। तो सत्य कौन सा होगा, प्रमुख कौन सा है? वैदिक वाक्य। साफ साफ लिखा हुआ है हाईलाइट करते हुए कि न्याय दर्शन में शब्द की उत्पत्ति किसी व्यक्ति से ही होती है, चाहे वह व्यक्ति मानव हो या ईश्वर, स्वयं ईश्वर। इसीलिए वेदों को यहाँ पर एक विशेषता है, अच्छी विशेषता है, जो मतलब अलग कर रही है अन्य दर्शन से। वो ये यहाँ पर वेदों को ये क्या मान रहे हैं? पौरुषेय मान रहे हैं, ठीक है। शब्द बोध के आवश्यक घटक। अब शब्दों का ज्ञान, अभी मैंने बताया था कि आपको सिंटैक्स भी न्याय दर्शन से पढ़ने को मिलता है, वाक्य विन्यास भी मैं आपको यहाँ से पढ़ने को प्राप्त होता है। वाक्य किससे मिलकर बनता है? शब्दों से मिलकर बनता है। और शब्द किससे मिलकर बनते हैं? अक्षर से मिलकर बनते हैं। तो बात हो गई नहीं हो गई वाक्य विन्यास की। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है, अर्थ ही शब्द तथा उस पदार्थ के मध्य जिसे वह घोषित करता है संबंध बताता है। जब तक शब्द का एक वास्तविक अर्थ नहीं होगा, हम भी कहते हैं कि जब तक सार्थक जिसका अर्थ नहीं होता वह शब्द नहीं होता, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा गया है कि जब तक अर्थ का बोध न हो जाए तब तक वह बेकार है, ठीक है। जिस शब्द से किसी अर्थ को व्यक्त करने की शक्ति होती है, जिस शब्द में, शब्द तो बहुत सारे हो सकते हैं, हम कुछ भी बोल दें मुँह से, ठीक है, लेकिन जिस शब्द में वो शब्द तभी कहलाएगा, ठीक है, वो पद तभी बनेगा जिससे किसी भी अर्थ को व्यक्त करने की शक्ति होगी, वह पद कहलाएगा। न्याय दर्शन शब्दों का अर्थ बताने की शक्ति को, न्याय दर्शन, न्याय और नव्य न्याय दो हैं, एक सैद्धांतिक तौर पर, एक उसके प्रैक्टिकल बेस पर। तो अंतर देखने का प्रयास करिए कैसे उसको प्रैक्टिकल कहा गया। इन्होंने कहा कि न्याय दर्शन शब्दों के अर्थ को ईश्वर इच्छा या रूढ़ि कहता है, ठीक, रूढ़ ईश्वर संस्थापित मानता है। लेकिन नव्य न्याय क्या है, जो इसकी अप्लाइड ब्रांच है, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो क्या कहता है कि पदों में अर्थ देने की शक्ति को लोकाचार कहता है और दीर्घ काल से स्थापित परंपरा के कारण मानता है। कि बहुत दिन से चल रहा है कि हम, हाँ, ये जो बढ़िया ऐसा दो डंडी लगी, एक डंडे में सब तिकोना सा, ऊपर से गोल, हल्का नीचे तिकोना, और बढ़िया रसीला होता है, क्या कहा है? आम, ठीक है, हम उसको देखकर आम कहते हैं। तो वो हम उसके साथ हमने वो शब्द कहा आम, और उस आम के शब्द को हम उससे हमने संबंध कर रखा है, वो लोकाचार है, बहुत समय से चला आ रहा है, ठीक है। न्याय दर्शन इसको ईश्वर इच्छा कहता है और नव्य न्याय इसको क्या कहता है? लोकाचार कहता है। मतलब बहुत दिन से ऐसी बातें, दीर्घकाल से स्थापित परंपरा कहता है, ठीक है, शब्दों के अर्थ को। बात समझ में आ गई? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मान लीजिए आप हिंदी के हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि शब्द का अर्थ, किसी शब्द का कोई अर्थ क्यों होता है, तो आप कह सकते हैं कि अगर हम भारतीय दर्शनों की इसमें उदाहरण देखने की बात करें, चूँकि मैं तो हिंदी का व्यक्ति नहीं हूँ, तो दर्शन की बात यहाँ पर हो रही है, तो दर्शन का अगर हम वहाँ पर प्रमाण देने की बात कहें तो हम ये बात यहाँ पर कह सकते हैं कि नव्य न्याय इसको दीर्घकाल या लोकाचार मानता है और न्याय दर्शन इसे ईश्वर इच्छा मानता है। प्रत्येक अर्थपूर्ण वाक्य का अर्थ समझने के लिए 4 शर्त होनी चाहिए। आकांक्षा, देखो इसको मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पढ़ने अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। हम चाहे आगे लिखकर लेख लिखेंगे, ठीक है, हम आगे चलकर बुक्स लिखेंगे,
ठीक। तो जब आप बुक्स लिख रहे होंगे, जब आप आर्टिकल लिख रहे होंगे, तो आपके जो शब्दों का चयन हो, उन शब्दों के चयन में शब्दों का जो उच्चतम अर्थ हो, यानी उस शब्द के जो अच्छे से अच्छे उसकी जो शब्दावलियाँ हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इनको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रत्येक अर्थपूर्ण वाक्य में आप कह सकते हैं कि 4 शर्तें होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य ज्ञान। आकांक्षा का मतलब क्या है? बहुत डिटेल में नहीं है, समाप्त होने वाला है, चिंता मत करिए। तो आकांक्षा पदों की परस्पर अपेक्षा को, पद का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, परस्पर अपेक्षा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। यह शब्द राम जाता है, राम है जाता, ऐसा नहीं, राम जाता है, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। पहले शब्द, पहले हमारा संज्ञा आएगा, क्रिया आएगा, ठीक, उसके बाद हम मानते हैं कि सहायक क्रिया आ सकती है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा हो जाता है, पहले हम सब्जेक्ट बोलते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, या मेन वर्ब आती है। तो लेकिन हिंदी में क्या है, हम संज्ञा करते हैं, संज्ञा के बाद सहायक हमारी क्रिया आती है, उसके बाद सहायक क्रिया, ठीक है, राम जाता है, इस तरीके से। तो पदों की जो परस्पर अपेक्षा है उसे हम आकांक्षा कहते हैं। पदों के सामंजस्य की योग्यता को हम योग्यता कहते हैं। जो परस्पर सामंजस्य है, आपने बेटा कॉमा लगाना है, पता कोई लंबी बात आपको कहनी है तो अन्यथा लगा करके, या जो आपने तथा लगा करके जो बातों को जोड़ करने का प्रयास किया है, वह योग्यता है सामंजस्य करने की। और व्यवधान रहित पूर्वाक्रम से उच्चारण जो है, कि आपने एक चुटकुले के तौर पर पढ़ा होगा एक, कि एक औरत अपने पति को चिट्ठी लिखती है, जब वो कहती कि, और वहाँ पर क्या दिक्कतें होती, पूर्ण विराम की दिक्कत होती, तो पूरे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। पढ़ी होगी सबने, और सबने ये चुटकुला सुना होगा। पूर्ण विराम की समस्या के साथ वो कहती है कि भैंस बच्चा हुआ है, कॉमा लगा दिया है, भैंस बीमार है, ठीक है, बच्चा हुआ है भैंस को, बीमार है माता, तो बच्चा हुआ भैंस को, माता बीमार, ऐसा कुछ समथिंग जो है, बच्चा बीमार, माता को बीमार, ऐसा सब कुछ था, ठीक है। इस तरीके से शब्दों का जो, अगर मान लीजिए आप फुल स्टॉप में गलती करते हैं, तो इस तरीके से आपका उच्चारण जो है वो उचित नहीं हो पाएगा। और वक्ता के अभिप्राय को समझना, तात्पर्य ज्ञान, क्या कहना चाह रहा है वक्ता, उस बात को अगर समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, मैं इस पर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, बात खत्म होने वाली है। क्या है कि आपको बहस कहाँ करनी चाहिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। तो बहस आपको अपने मेंटल लेवल में करनी चाहिए, और आप किससे बहस कर रहे हो ये बहुत देखने की बहुत है। क्योंकि पता वो व्यक्ति जो आपके मेंटल लेवल का है, जो आपके ज्ञान स्तर का है, तो वो आपके शब्दों के अर्थ को और उनके अर्थों की व्यापकता को समझने के लिए सक्षम है। परंतु आप अगर ऐसे व्यक्ति को से उच्चतम लैंग्वेज में बात करने का प्रयास करें, तो वो आपके शब्द का अर्थ ही जब नहीं समझ पा रहा है, तो आपके बातों को वो कैसे स्वीकार कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर वक्ता के अभिप्राय को समझना तात्पर्य ज्ञान है, ठीक है। तो इन 4 प्रकार की योग्यताओं का अगर ज्ञान है आपको, तो आप अपने पद को अर्थपूर्ण बना सकते हैं, वाक्य को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। कारणता सिद्धांत अगर हम देखें, जैसा कि हमने वहाँ पर सत्कार्यवाद देखा था, वैसा यहाँ पर क्या नाम दिया गया है कि, यानी जो फिलहाल यहाँ पर तत्वमीमांसा से बहुत ज़्यादा विवरण प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इन्होंने न्याय दर्शन में अपवर्ग क्या है, मोक्ष को यहाँ पर अपवर्ग कहा गया है। क्या कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि मोक्ष को यहाँ पर क्या नाम दिया गया, अपवर्ग नाम दिया गया है। न्याय दर्शन में अपवर्ग प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान आवश्यक है। कार्य एवं कारण के संबंध में कारण के विषय में न्याय दर्शन का जो सिद्धांत है वो असत कार्यवाद या आरंभवाद कहलाता है। सत्कार्यवाद का उल्टा असत कार्यवाद, लेकिन असत कार्यवाद अगर नहीं लिखा, आरंभवाद लिखा है, तो आरंभवाद भी न्याय वैशेषिक दर्शन की कार्य कारण सिद्धांत से संबंधित है। जिसके अनुसार वो कहता है, सत्य कार्यवाद क्या कहता है, किसी भी कार्य से, मतलब कारण से ही कोई कार्य उत्पन्न होता है, ठीक है। परंतु यहाँ पर कहता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान नहीं रहता है। कहाँ रहता है, तो इन्होंने कहा कि न्याय दर्शन की स्पष्ट मान्यता है कि कार्य कारण में उत्पत्ति से पूर्व सर्वथा विद्यमान नहीं है। कैसे है कि ये उसका एक नवीन आरंभ है, वहाँ पर एक नया प्रारंभ है, उसमें वो उसका कारण नहीं है, वो उसका आरंभ है, ठीक है। इसलिए इनके सिद्धांतों को असत कार्यवाद या आरंभवाद कहा जाता है, ठीक है। न्याय दर्शन में कारण के 3 भेद बताए गए हैं, समवायी, असमवायी कारण और निमित्त कारण क्या है।
निमित्त कारण को सांख्य दर्शन स्वीकार करता है और वेदांत दर्शन भी स्वीकार करता है। क्या है ये समवायी कारण? तो समवायी कारण जो उसका कॉमन कॉज है, ठीक है, सामान्य जो कारण है, जैसे किसी कपड़े के बनने का जो मेन कारण क्या है, धागा, ये जो है वो समवायी कारण हो गया। अगर आप जो वस्त्र पहन रखे हैं उस वस्त्र को पहनने का जो मेन कॉज क्या है, मेन कारण क्या है कि ये इसको तंतुओं से, धागों से इसको कंपाइल किया गया है। असमवायी कारण क्या है? अब जो कॉमन कॉज है उसको जो है वहाँ पर कॉमन कॉज के फंक्शन से, ठीक है, जो समवायी कारण नहीं है वही असमवायी कारण है। माने जो कॉमन कॉज था उस कॉमन कॉज की एक्शनिंग से, यानी तंतुओं के आपस में जुड़ने से, ठीक है, जो आगे निर्मित होने वाली तथ्य आगे जो निर्मित होगा क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा, ठीक है। तो समवाय यानी कॉमन कॉज की फंक्शनिंग से, यानी तंतुओं की फंक्शनिंग से जो आगे काम होने वाला है, जो आगे इफेक्ट होने वाला है, उसे हम असमवायी कारण कहते हैं। और निमित्त कारण कहते हैं कौन है, यानी जुलाहा, ठीक है। कौन जुलाहा? माने दर्जी कपड़ा बनाएगा ना, टेलर जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका निमित्त कारण, यानी तंतु में उसकी योग्यता और इसको हम अगर आपस में जोड़ दें, मतलब इसको जुलाहा जो है, यहाँ दर्जी तो बने बनाए कपड़े बनाता है, जुलाहा ही शब्द सही होगा, ठीक है। तो बुनकर जिसे हम कहते हैं, ठीक, तो वो तंतुओं को आपस में ऐसे तरीके से कंबाइन कर देते हैं जिससे एक अच्छा सा कपड़ा तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये कारण के इन्होंने 3 भेद बताए हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। न्याय दर्शन में प्रमाण के बाद ईश्वर मीमांसा इसका महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। मैंने बताया था कि हम देखेंगे कि ईश्वर के कितने गुण बताए हैं। तो प्रमाण मीमांसा के बाद अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि न्याय दर्शन में प्रमाण मीमांसा के बाद कौन सा एक महत्वपूर्ण तथ्य इसमें जो विवेचित किया गया है वो कौन सा है, तो वो उसकी ईश्वर मीमांसा है। तो न्याय दर्शन में ईश्वर का न्याय दर्शन का जो ईश्वर है वो कैसा है, वो शरीरधारी है जो सत्य, चित्त व आनंद से परिपूर्ण है। यद्यपि ईश्वर में अनंत गुण जरूर हैं, परंतु उसमें 6 गुण महत्वपूर्ण हैं। इसे सठेश्वर कहा गया है, ठीक है। सठ ईश्वर यानी 6 गुण महत्वपूर्ण। वैसे तो बहुत सारे गुण हैं, कौन कौन सा? आधिपत्य की योग्यता होनी चाहिए, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान व वैराग्य, ऐसे 8 गुण ईश्वर में होने चाहिए। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में ईश्वर के 8 गुण बताए गए हैं, ठीक है। तो प्रमाण मीमांसा देख लिया, कारण सिद्धांत देख लिया, ईश्वर मीमांसा देख लिया, ये भी देख लिया कि वेद क्या है, वेद पौरुषेय किस प्रकार से माना गया है, ठीक है। बात को कंप्लीट करते हैं। न्याय दर्शन में आत्मा परमात्मा की अगर बात हुई तो आत्मा के 2 भेद बताए गए, जीवात्मा और परमात्मा। न्याय दर्शन भी मोक्ष को परम पुरुषार्थ मानता है और न्याय दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। और अपवर्ग का अर्थ क्या है? आत्मा का शरीर एवं इंद्रियों के बंधन से छुटकारा, यानी मोक्ष क्या है? आत्मा का इन शरीर और इंद्रियों के बंधन से छुटकारा पा जाना, यही अपवर्ग है। और फिलहाल न्याय दर्शन ज्ञान मार्ग द्वारा ही, यहाँ पर भी ज्ञान मार्ग ही, तत्व ज्ञान भी क्या है, ज्ञान ही तो प्राप्त करना है। न्याय दर्शन ज्ञान मार्ग द्वारा ही मोक्ष का विधान करता है, चूँकि इनकी दृष्टि में मिथ्या ज्ञान जो है वो बंधन का कारण है। सबकी दृष्टि में यही है। सामान्य योग्यता जब हमने पढ़ी थी, सामान्य विशेषता, तो सबका यही था कि मिथ्या ज्ञान ही, जो अविद्या है, वही बंधन का कारण है। तो यहाँ पर भी इनका है कि मिथ्या ज्ञान क्या है, बंधन का कारण है। अतः अगर आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, जो उसी से आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और तत्व ज्ञान आपको कैसे प्राप्त होगा? सुनिए, चिंतन करिए और निधिध्यासन, निरंतर उस पर ध्यान करते रहिए के मार्ग से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन के बारे में और डिटेल में मैं आपको वेदांत दर्शन में पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपको और डिटेल में पढ़ाना है, उसको आपका एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इस प्रकार से हम सभी ने न्याय दर्शन कंप्लीट कर लिया। वैशेषिक दर्शन पढ़ लेंगे खटाक से, और वैशेषिक के बाद हम सभी कंप्लीट कर लिया है मैंने वैशेषिक के बाद मीमांसा, मीमांसा के बाद वेदांत दर्शन। पूरा सिलेबस आपके लिए प्रिपेयर होगा। वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन के बाद शिक्षा उसका बौद्ध, ठीक है। बौद्ध दर्शन के बाद ये देखिए कहाँ गया, जैन दर्शन, हाँ सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। बौद्ध है, बौद्ध के बाद जैन दर्शन है। सारी चीज़ें हम लोगों ने कलेक्ट कर ली।
ठीक। जैन दर्शन ये हुआ आपका। और एक एक तथ्य को बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास हम सभी ने किया है। जैन ज्ञान मीमांसा कैसी है पूरी, बहुत ही मतलब सरलता शब्दों से और प्रश्न पूरी तरीके से उस पर बेस्ड, यानी परीक्षा पर बेस्ड चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से हम सभी पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। अगर सिलेबस अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। भारत माता की